Everyone, hope you all are doing great. I am Arif Khan and I welcome you to my YouTube channel. आज से हम इस चैनल पर छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले ट्रेडिशन के हिसाब से कि अगर आपको इस कंटेंट को अगर आपने लाइक किया, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से, फैमिली में या जो भी एस्पिरेंट्स हैं या किसी भी ग्रुप में आप एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे इसे ज़रूर शेयर करें। तो बिना डिले कर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, सबसे अहम बात कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ ये गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी में रिलीज़ किया जाता है और आपको ये कंटेंट कहीं पर भी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होगा। बट मैंने कुछ कोशिश की है जहाँ पर जितने भी इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, CGPSC के ख़ास तौर से, उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो परेशानी कुछ हद तक कम हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे, जैसे अगर मैं इसे एक आसान से शब्द में बताना चाहूँ तो ये हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन लास्ट 1 ईयर। एक साल में कंट्री में क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं उस सभी को कहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पर रिलीज़ किया जाता है, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे पे। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ भी होता है। तो एक पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री का एक इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ होता है बजट के पहले। वैसे ही हर स्टेट अपना अपना इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ करता है बजट के पहले। जैसा कि आप अगर कंपेयर करना चाहें तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस है, तो यूँ देखें कि बजट जो इस साल 2020 में रिलीज़ हुआ था वो बजट था बजट 2020 और 2021। मतलब इस साल से अगले साल तक हम क्या प्रोविज़न है आगे डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या अनुमान है कि हम किस किस फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे, कौन कौन सी स्कीम्स रिलीज़ होंगी, कहाँ पर हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आती हैं बजट पे। और बात जब करें इकोनॉमिक सर्वे की तो वो इकोनॉमिक सर्वे जो 2020 में रिलीज़ हुआ है वो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20। जी हाँ, 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो पिछले साल के बजट में जितने भी खर्च हुए हैं और जो डेवलपमेंट हुआ है उस सब का डिटेल कहाँ पर है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 2019-20 में। अब दूसरी सबसे अहम बात कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ रिलीज़ करता कौन है, ये इशू करता कौन है, तो ये अथॉरिटी है कौन। तो इस अथॉरिटी का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़। तो ये एक सर्वे है जो रिलीज़ करता है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और हर साल ये रिलीज़ होता है। तो ये बात हुई कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। टोटल इस इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में 16 चैप्टर्स हैं और हम हर एक चैप्टर को एक वीडियो पे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे की बात पे और चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक कंडीशन ए रिव्यू, एक समीक्षा। जो आप सभी के पास PDF होगा या हार्ड कॉपी होगी तो वहाँ पर समीक्षा होगा, वो हिंदी में होगा। हम कोशिश करेंगे इसको इंग्लिश में पढ़ने की। आगे चलते हैं। सबसे पहले सर्वे जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो इकोनॉमिक कंडीशन हमने क्या कहा, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इट इज़ एन इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द पास्ट 1 ईयर ऑफ एनी कंट्री। तो इसी छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे में छत्तीसगढ़ के पास्ट 1 ईयर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है इंडियाज़ कंडीशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की कंडीशन क्या है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम ऑथेंटिक डेटास को यूज़ करेंगे और जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में जो ऑथेंटिक डेटा को यूज़ किया है वो सबसे पहले यूज़ किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की द्वारा रिलीज़ किया हुआ एक रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 2019 13 नवंबर को रिलीज़ किया गया था और इसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो GDP है उसके बेसिस पे इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी दैट इज़ PPP, उसके हिसाब से इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सवाल यहाँ पर ये आता है, ये 2 फैक्ट तो आप याद कर लेंगे ज़रूर, यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि GDP दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड PPP दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी, ये दोनों क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ें। तो GDP की बात करते हैं। तो GDP क्या होगा, मैंने इसे मिटा दिया है ताकि आप इसे नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम। मॉनेटरी वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल लें, पानी की बॉटल है या एक पेन है, अगर एक कंट्री में
कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री में अगर एक पानी की बोतल की कीमत 10 रुपये है और 10 बोतल साल भर में बनती हैं तो टोटल कितने रुपए मिले, 100 रुपये, तो वो हो गया उस कंट्री का जीडीपी। मतलब किसी भी एक बाउंड्री के अंदर में, चाहे वो हर देश एक बाउंड्री अपने साथ लेकर चलता है, तो उस बाउंड्री के अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वो स्पेसिफाइड पीरियड में, और वो स्पेसिफाइड पीरियड होता है यूजुअली 1 साल का, जिसे हम खासतौर से फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो उसी 1 साल के पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री में उस बाउंड्री के अंदर बनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो फर्स्ट मतलब या फिर यू कैन लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी होगी, तो जीडीपी के अकॉर्डिंग वो है यूएसए। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू जीडीपी। अब बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की। भाई जीडीपी मतलब आपने एक साल में कितना कमाया, परचेजिंग पावर पैरिटी कि आपने उस पैसे से कितना आप खरीद सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसकी डिटेल जो है परचेजिंग पावर पैरिटी की और जीडीपी की, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट परचेजिंग पावर यूँ समझ लें कि आपके जेब में जब पैसे हैं, उस पैसों से आप कितनी ज़्यादा चीज़ें, कितने सारे गुड्स आप खरीद सकते हैं, तो उसके बेसिस में आप यहाँ पर देखें तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है चाइना। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसीएफ हो जो आने वाला है, या किसी भी और एग्ज़ाम में जो भी आप दे रहे हैं, उसमें याद रखिएगा जीडीपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है यूएसए, और पीपीपी के अकॉर्डिंग है लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना। और ग्रोथ रेट की बात करते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज 6.8% in 2018-19 एंड 5% in 2019-20। मतलब 2019 से लेकर 20 तक के फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट था वो था 5%। अब ये ग्रोथ रेट होता क्या है, सपोज़ कि 2018 में इंडिया की जीडीपी 100 रुपये थी, इस 100 रुपये की जीडीपी, और 2019 में इंडिया की जीडीपी हो गई 106.8 रुपीज़। एक सेकंड में से इरेज कर दूँ, ठीक है। तो 2018 में थी कितना, 100 रुपये, और 2019 में हो गई 106.8 रुपीज़। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, 6.8% का, और यही क्या है, ग्रोथ रेट है। तो ये दोनों चीज़ें फैक्चुअल आप जान लें। और अगर ग्रोथ रेट देखा जाए एवरेज 2 सालों का, तो वो कितना आएगा, 5.9%। तो आई होप कि आपको ये पार्ट जो इंडियाज़ कंडीशन इन द वर्ल्ड है, ये पहला पार्ट आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, दैट इज़ छत्तीसगढ़। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेंसस क्या है ये आपको पता होगा, हर 10 साल में सेंसस होता है, तो 2021 में भी सेंसस होने वाला है। तो कोशिश करिएगा पहले एग्ज़ाम क्लियर कर दें ताकि सेंसस के नया डेटा ना पढ़ना पड़े। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, कितनी है, 2.55 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के आधार पे छत्तीसगढ़ का रैंक इंडिया में कितना है। तो छत्तीसगढ़ इज़ द 16th पॉपुलस कंट्री इन इंडिया। जो टोटल स्टेट कितने होंगे आई होप आपको सबको पता होगा। तो 16th रैंक है पॉपुलेशन के बेसिस में इंडिया छत्तीसगढ़ का, और 2.11% जो टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है 130 करोड़ की, 2.11% पॉपुलेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में रहती है। आगे बढ़ते हैं, सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो होता क्या है ये आप सब जानते होंगे। तो सेक्स रेशो इज़ नथिंग बट, रेशो मतलब आ गया अनुपात। रेशो को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो P/Q के फॉर्म में अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में आएंगे फीमेल्स और डिनोमिनेटर में आएंगे मेल। मतलब रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। हर 1000 मेल के रेफरेंस में टोटल कितनी फीमेल्स उस एरिया में रिसाइड करती हैं, वो क्या होगा आपका सेक्स रेशो। तो छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशो कितना है, 991। और पैरेलली आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सेक्स रेशो ऑफ इंडिया कितना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस सेक्स रेशो को 2 अलग अलग रीजन में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। तो अर्बन एरिया में जो सेक्स रेशो है वो कितना है, 1001, एंड अर्बन एरिया में जो सेक्स रेशो है वो कितना है, 956। इसका मतलब कि रूरल एरिया मतलब किसी भी एक बाउंड्री में, किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में 1000 मेल हैं, तो वहाँ पर उनके कंपैरिजन पे 1001 फीमेल्स हैं। वैसे ही
अर्बन एरिया में अगर 1000 मेल की हम रेफरेंस माने तो उस 1000 मेल के कंपैरिजन में टोटल 956 फीमेल्स हैं। रूरल एरिया में एक फ़ीमेल ज़्यादा है, अर्बन एरिया में 44 फीमेल्स कम है। और अब आप समझ सकते हैं कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अर्बन एरिया में एजुकेशन भी ज़्यादा है, डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। सेक्स रेशो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 हो या दोनों इक्वल हो तो ज़्यादा बेहतर है दोनों के एम्पावरमेंट के लिए। बहरहाल तो सेक्स रेशो के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ जो है उसका रैंक है 5th इन इंडिया। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता होगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं लिटरेसी रेट क्या है। बट मैं आपको यहाँ पे, हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम से जब हम मिलेंगे तो होपफुली आप भी इंटरेक्ट करेंगे और मुझे कमेंट पे सारी चीज़ जो मैं आपसे मांगूंगा वो मुझे आप रिप्लाई करते जाएंगे। अब अगर हम देखें लिटरेसी रेट के बारे में तो लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, स्पेसिफाइड एरिया पे पर्टिकुलर टाइम में जो टोटल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है 7 साल से ज़्यादा उम्र की, उनमें लिखना, पढ़ना और समझना आता हो। ब्रीफ अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम एज्ड 7 ईयर और मोर हु कैन रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग। तो आप समझ आपको आ गया होगा कि एक एरिया में जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर में कितने परसेंट है पॉपुलेशन की, ऐसी पॉपुलेशन जो 7 साल या इससे ज़्यादा की उम्र की हो और जिसे पढ़ना लिखना समझने के साथ साथ आता हो, तो वो क्या होगा, लिटरेसी रेट। तो इंडिया का, छत्तीसगढ़ का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 70.3%। अब आपका एक टास्क है कि ये है ओवरऑल लिटरेसी रेट। आप मुझे इंडिविजुअली मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगला, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज़ IMR। ये IMR होता क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो ये होता है कि किसी भी बच्चे का जन्म, जो भी जन्म लेता है, जन्म से 1 साल के अंदर पर अगर किसी उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। याद रखिएगा कि किसी का जन्म हुआ 1 जनवरी 2020 को और उसकी मृत्यु अगर 1 जनवरी 2021 के पहले हो जाती है तो वही कहलाता है क्या, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और वो है 77 आउट ऑफ 1000 इन 2000 में इतना था। तो इसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं कि 1000 बच्चों ने जो जन्म लिया है, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल के पहले, वही होता है IMR। तो IMR ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड, IMR शुड बी लो। तो 2000 में जब स्टेट बना, हम छत्तीसगढ़ स्टेट का दर्जा मिला तो 77 था आउट ऑफ 1000। तो जब आज 2017 का डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग 38 हो चुका है आउट ऑफ 1000। मतलब हर 1000 जन्मे हुए बच्चों में से 38 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल तक जीवित नहीं रह पाते हैं, जो 1 साल तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो ये होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे है मदर मॉर्टेलिटी रेट। मदर मॉर्टेलिटी रेट क्या होगा, इट इज़ अ डेथ ऑफ ए वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी भी महिला, किसी भी वुमेन का प्रेगनेंसी से लेकर उसके डिलीवरी के बाद के 42 डेज़ के पहले अगर उसकी डेथ होती है तो वो होगा मदर मॉर्टेलिटी रेट। आई रिपीट कि किसी भी महिला जो प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद से लेकर 42 डेज़ तक अगर उसकी डेथ होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मदर मॉर्टेलिटी रेट, जो कि 1 लाख फीमेल में से उसे हम कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा IMR में हम 1000 पैदा हुए बच्चों में से IMR निकालते हैं और MMR जो है वो 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन में से उसको हम कंपेयर करते हैं। तो वो होता है 379 था 2000 में जब हम स्टेट बने थे, और आज है वो 1, मतलब करंट डेटा के अकॉर्डिंग जो 2017 में आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1 लाख फीमेल में से 141 फीमेल ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज़ के पहले तक जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी रिड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बन चुके हैं। अब जो डिलीवरी होती हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी हैं, वो हॉस्पिटल्स में होती हैं या गवर्नमेंट के बनाए हुए अस्पतालों में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, घरों पे नहीं होती हैं। तो वहाँ पर इनकी जान का खतरा कम होता है। तो ये था MMR।
तो अब हम चलेंगे आगे। अगला जो पार्ट है हमारा वो है जीएसडीपी। जैसे कि आपने देखा जीडीपी के बारे में, जो कि हमने बताया कि कंट्री की बात हो रही है। अगर उसी कंट्री के जो छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए हैं उन सभी स्टेट का भी एक स्टेट वाइज जीडीपी निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे जीडीपी था वैसे यहाँ पर आपका जीएसडीपी भी है। मतलब अब अगर इसे हम डिफाइन करें छत्तीसगढ़ के बेसिस पे, तो ये होगा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम। तो छत्तीसगढ़ के अंदर वो स्पेसिफाइड टाइम होगा 1 साल का। 1 साल में कितने गुड्स, जितने भी बने हुए फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू। अब आप समझिएगा एग्जांपल के तौर पे, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अलग से जीडीपी के टॉपिक पे, लेकिन फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करिए कि हमारे स्टेट में टाटा का एक प्रोडक्शन सेंटर है और वहाँ पर एक कार बन रही है। कार क्या होगा? फिनिश गुड होगा। तो उस कार को बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? मुझे उसके टायर्स चाहिए, मुझे हैंडल चाहिए, मुझे सीट कवर चाहिए, मुझे लेदर चाहिए, मुझे मैट चाहिए, मुझे स्टीयरिंग चाहिए, ब्रेक लीवर चाहिए, तमाम चीज़ें, इंजन चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। तो कि कोई कंपनी टायर बना रही होगी तो उस कंपनी के लिए जो वो टायर होगा वो फिनिश गुड होगा, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। फ़र्ज़ करिए कि वो जो टायर होगा वो कंपनी के अकॉर्डिंग वो 10,000 रुपये का टायर बन रहा होगा। कंपनी ने उसे आगे बढ़ा दिया किस कंपनी के पास? कार कंपनी के पास। अब उसी कार कंपनी के पास आपके लेदर्स आ गए। लेदर मान लीजिएगा 10,000 रुपये के आते हैं। टायर हो गया 10,000 रुपये का, लेदर हो गया 1,000 रुपये का। इन दोनों को यूज़ करके हमने क्या किया? कार में इसे इंस्टॉल कर दिया और कार की कीमत बन गई यहाँ पर 10 लाख रुपये। तो अगर मैं इस 10,000 के टायर को और 1,000 रुपये के उस सीट लेदर को और 10 लाख की कार को, अगर मैं इन सब के प्राइस को ऐड कर दूं तो ये प्राइस क्या हो जाएगा? 10,11,000 रुपये, जो कि एक्चुअल प्राइस नहीं है। उस 10 लाख की कार के अंदर में ही उस टायर के और उस मैट की कीमत को मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। इसीलिए जो टायर है वो फिनिश गुड नहीं है, जो कार है वो फिनिश गुड है। तो फिनिश गुड आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। उस फिनिश गुड की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है 1 साल के अंदर में जितने भी फिनिश गुड बनते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में क्या होगा? हमारे बाउंड्री के अंदर पे जो फिनिश गुड बनेंगे उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी 1 साल के अंदर में, उसे हम क्या कहेंगे? जीएसडीपी कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि जीएसडीपी, जैसे आपने देखा था ग्रोथ रेट के बारे में, तो यहाँ पर भी ग्रोथ रेट होगा पिछले साल से इस साल के कंपेयर में कितने % की इंक्रीमेंट हुआ। तो 2012-13 से लेकर 2019-20 तक का डेटा आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि 2012-13 में 5%, 13-14 में 10%, 14-15 में 1.77%। हर साल ये ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखती जा रही है, कहीं कम ज़्यादा। तो आपसे पूछा जाएगा क्या 2012-13 से लेकर 2019-20 तक क्या छत्तीसगढ़ के जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था? इंक्रीजिंग वे पे था या डिक्रीजिंग में था या अप एंड डाउन था? तो आप देखेंगे पहले 5%, 10% बढ़ गया, फिर 7.7% डाउन हो गया, फिर उससे बढ़ा 2.69, फिर 7.95, फिर कम होकर 4.83, फिर बढ़कर 7.06, फिर कम होकर 5.32। तो ये फ्लक्चुएटिंग है, ये ऊपर नीचे होते जा रहा है, ये इंटैक्ट नहीं है, या केप्ट ऑन इंक्रीजिंग और केप्ट ऑन डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये मिक्स्ड है, अप एंड डाउन दोनों तरफ से चला हुआ है। अब अगर मैं 2012-13 से लेकर 2019-20 तक का एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी देखूं तो वो कितना आएगा? 5.58%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये दो डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019-20 में छत्तीसगढ़ का जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना था? 5.32%, और एवरेज ग्रोथ रेट 2012 से लेकर 2019-20 तक कितना था? 5.58%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारे लिए क्या वेट कर रहा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, ये क्या होता है जी? देखिए, जीडीपी जो होती है वो 3 सेक्टर्स पे डिपेंड करती है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई होप आपको पता होगा प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो पार्ट होगा वो प्राइमरी में आएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो सेकेंडरी में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्विस सेक्टर जो होता है वो टर्शरी सेक्टर है। तो जीडीपी जो डिपेंड करती है वो इसी पे करती है। जैसा हमारा डेफिनेशन था कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, सर्विसेज आपको यहाँ से मिल जा रही हैं, इन्हीं का सम अप क्या हो जाता है? जीडीपी हो जाता है।
आई होप क्लियर होगा। तो अब डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितना था, तो वो जो था वो यहाँ पे मैंने एरिया वाइज लिखा हुआ है, जैसा कि डेटा हमें सर्वे से मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 16.81%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 46.19%, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 37%। ये कंट्रीब्यूशन है इन अलग अलग सेक्टर्स का हमारे जीडीपी में। अगर मैं इसे एक पाई चार्ट के तौर पे बना दूं तो ये किस तरीके से होगा, 16.18 ये हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर का, 37% हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर का, और ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का 46.19। यूँ कहें कि अगर आपकी जीडीपी स्टेट की 100 रुपये है तो 100 रुपये में से जो 16.81 रुपीज़ है वो कौन ने दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया, 46.19 किसने दिया, इंडस्ट्रियल ने दिया, 37 रुपीज़ कहाँ से मिले मुझे, सर्विस सेक्टर से मिले। तो आई होप ये क्लियर होगा कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, और ये आपके सामने हाजिर है। लेकिन आपको ये डेटा, आपको ये फिगर्स जो है वो आपको याद होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कितना, इंडस्ट्रियल कितना और सर्विस कितना। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो एग्रीकल्चर, फिर सर्विस सेक्टर और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो ASI, ठीक। तो आप इस जो भी शॉर्टकट बना के आप पढ़ना चाहें इसे आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, और वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस हद तक देखेंगे, कि हम स्पेसिफिकली सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर का पिछले एक साल में ग्रोथ रेट कितना था, और वो यहाँ पर मिल रहा है 3.31%। मतलब 2018-19 में अगर एग्रीकल्चर से आपकी इनकम 100 रुपये हुई थी तो 2019-20 में एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम होगी 103.31 रुपीज़। तो ये क्या हो गया आपका 3.31% का इंक्रीमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आई होप ये आपको पार्ट लाइन क्लियर होगी। डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको याद रखना है। एवरेज ग्रोथ रेट फ्रॉम ईयर 2012-13 टू 2019-20, जैसा कि हमने कंबाइन ग्रोथ रेट देखा था यहाँ पे GSDP का, वो था 5.58%। वैसी स्पेसिफिकली सेक्टर की अगर हम बात करें तो एवरेज ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर का 4.99%, जैसे वहाँ पर 5.58 था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लोवेस्ट ग्रोथ रेट और हाईएस्ट ग्रोथ रेट, जितने भी डेटा वाइज जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी इस बार के मेंस में, CGPSC के मेंस में, और अगले 2020 में होने वाले CGPSC के प्री में जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो एग्जैक्टली डेटा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो लोवेस्ट ग्रोथ रेट है वो कितनी है, टू -9.51। ध्यान रखिएगा ये -9.51% जो कब हुई थी 2017-18 में। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कम क्यों हो रही है, कारण क्या है कि एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ इज सोली डिपेंड ऑन मॉनसून, ठीक है। हमारे इरिगेशन भी है, हमारे यहाँ पर पंप फैसिलिटी भी है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, बट मेजरली द एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिपेंडेंट ऑन मानसून ओनली। तो 2017-18 में हमारे यहाँ पे मानसून वीक था, जिसके कारण हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी वीक हो गई, और एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट होगा वो भी क्या होगा, हैम्पर अप होगा, और 9.51 का ग्रोथ रेट था। मतलब कि 2016-17 में अगर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ था तो 2017-18 में वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और 90 रुपीज़ 49 पैसे हो जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट रिड्यूस हो गई। हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस साल हुआ होगा, जिस साल मानसून बहुत अच्छा हुआ होगा, और वो साल था 2016-17, और उस साल जो ग्रोथ रेट थी वो थी 21.28%। आप डिफरेंस देखिएगा लोएस्ट में और हाईएस्ट में। लोएस्ट में माइनस में था और हाईएस्ट में यहाँ पे कितना है 21.28%, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें मिलने वाला टॉप पार्ट है वो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर की भी इंडिविजुअली बात करें तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना था 2019-20 में 4.94%। 4.94%, जैसा आपने देखा कि अगर 2018-19 में अगर इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपये था तो 2019-20 में इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया होगा 104.94 रुपीज़। तो ये है आपका ग्रोथ रेट। तो इसको आप आसान तरीके से समझिएगा, जैसे हम एप्टीट्यूड में परसेंटेज फाइंड करते हैं, बस ये उसी तरीके से आप काम करता है। अगला है एवरेज
एवरेज ग्रोथ रेट फ्रॉम द ईयर 2012-13 टू 2019-20 वो कितना था 5.42%। जैसा कि आपने देखा 5.58% कहाँ पर था, आपका ओवरऑल जीएसडीपी में ग्रोथ रेट था एवरेज 5.58। वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2012 से 2019 का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो कितना है 5.42। अब यहाँ पर भी लोएस्ट और हाईएस्ट हम देख लेते हैं। एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो एक्सेप्शंस होते हैं वो खास तौर से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोएस्ट ग्रोथ रेट कितना है -1.55% in the year 2014-15 and highest growth rate is in the year 2017-18 that is 7.52%। गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उस पॉलिसी के तहत आपको अगर आपने बिज़नेस को ईजी किया इन द सेंस कि आपने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा मूव करती हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ग्रोथ रेट है वो कितना हुआ यहाँ पर 7.52% कब 2017-18 में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी को ईज किया होगा 2014-15 के बाद से, चाहे वो मेक इन इंडिया के थ्रू हुआ होगा या फिर वन विंडो सिंगल विंडो से जो हुआ होगा। ये सारी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेसी कम हुई होगी यहाँ पर करके, यहाँ पर ये जो लाल फीताशाही जो कम हुई होगी उसके चलते भी क्या हुआ होगा, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा ओपन हुई होंगी और कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का बढ़ गया होगा। हाईएस्ट ग्रोथ रेट वहाँ पर उस साल में दिखा होगा। अगला चलते हैं सर्विस सेक्टर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी ग्रोथ रेट देखेंगे 2019-20 में तो कितना है 6.62%। अगर आप रिकॉल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर 4.94% और यहाँ पर 3.31% था। तो उनके हिसाब से जो ग्रोथ रेट हुआ सर्विस सेक्टर का वो सबसे ज़्यादा हुआ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पास्ट 1 ईयर पे किस सेक्टर का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, तो आप क्या कहेंगे सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा था। उसके बाद किसका था, उसके बाद अगर आप देखें तो पीछे था इंडस्ट्री जहाँ पे 4.94 था, तो ये है उससे कम 3.31% डेट इज़ फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर भी आप देखें तो एवरेज जो ग्रोथ रेट था 2012 से 2019 का वो कितना है 6.62%। लोएस्ट ग्रोथ रेट 3.50% इन 2014-15। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन दिख रहा होगा, वो ये कि इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर में जो लोएस्ट ग्रोथ रेट थी वो माइनस में गई थी, लेकिन सर्विस सेक्टर का जो लोएस्ट ग्रोथ रेट है वो माइनस में नहीं गया है। तो ये ध्यान रखने की बात है। ईयर याद रखिएगा 2014-15। अब यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात जब करेंगे तो 8.45% इन द ईयर 2017-18। तो 2017-18 में जो ग्रोथ रेट था सर्विस सेक्टर का वो था 8.45। तो ये पूरी चीज़ें फैक्चुअल हैं, इसे आपको याद रखना है। CGPSC 2020 में जो होगा उसमें जो 2021 में जो CGPSC प्रीलिम्स होगा उसके लिए डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अहमियत आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर समझ में आ ही जाएगी। तो प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर एनालिसिस करिएगा, किस सेक्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उस पर फोकस करिएगा। इस पूरे चैप्टर 1 में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ने की उपयोगिता यूटिलिटी आप सब बेहतर जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए ये है कि CGPSC मेंस जो देने वाले हैं 2020 में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CGPSC 2021 में जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी और व्यापम के एग्ज़ाम्स होंगे या यूँ कहें कि जो ACF का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस सारे फैक्चुअल्स को आप रिपीटेडली रिवाइज़ करते जाइए तो आपको याद होगा। तो आप इसे याद करने से मत बैठिए, इसको आप रिवाइज़ करिए। जितना आप रिवाइज़ करेंगे डेटाज आपकी आंखों में उतने ही ब्राइटली शाइन करेंगे और एग्ज़ाम में आपको वो ऑप्शन अपने आप ऊपर निकल कर आएगा कि मैं ही इसका आंसर हूँ, आप उसे टिक कर दीजिएगा। बहरहाल आगे चलें तो ये कुछ फैक्चुअल पार्ट है नरवा, गुरवा, दुरवा और बाड़ी से कि एक साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है इन अलग अलग चीज़ों पे। नरवा देखा जाए तो 680 नाला जो लिखा था बेसिकली उसमें, तो चैनल्स होते हैं वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। 2852 अंडर कंस्ट्रक्शन है। 19506 जो है वो अभी भी शुरू नहीं हुए हैं, वो शुरू होना बचे हैं। जो स्टार्ट हो चुके होंगे अभी उसको नहीं पता, लेकिन जो सर्वे के हिसाब से जो पार्ट है वो ये है। जो डेटा अपडेट होता जाएगा वो आपको इस इकोनॉमिक सर्वे का पूरा पार्ट खत्म होने के बाद एंड पे 16 चैप्टर्स के एंड में आपको एक अपडेटेड पार्ट मिलेगा, जहाँ पर हर चैप्टर में कुछ अपडेशन होगा तो वो आपको सामने प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा है गुरुआ, जिसमें 3509 गौठान जो थे वो प्रपोज थे, 1681 जो है वो कंस्ट्रक्टेड हैं, 309 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे धुरवा में और बाड़ी में ये सब चीज़ें जो बन चुकी हैं, जो बनने वाली हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ का चैप्टर नंबर 1
अगर आपको कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अधिकार है बोलने का, पूछने का, समझने का। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा, नहीं लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस कमी को हम पूरा करें। तो अगले जब वीडियोज़ आएंगे तो आपको वो कमी दूर करके वीडियोज़ आएंगे। और हाँ, हर हफ्ते या हर 10 दिन के अंदर में 2 चैप्टर यहाँ पर अपलोड होंगे। और ये इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में मिल जाए, जो इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी। और वैसे भी लैंग्वेज हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, जो वर्ड्स हैं जो दिक्कत करते हैं वो इंग्लिश में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। स्टिल कोई और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें बेशक कभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पे आपको एनवायरनमेंट के आपको पार्ट मिलेगा, आपको पॉलिटी के वीडियोस मिलेंगे, आपको एप्टीट्यूड के वीडियोस मिलेंगे, या जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं पढ़ना इंग्लिश में, इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ में, वो आप बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम आपको उस नए वीडियोस उस नए सब्जेक्ट के साथ चालू करें। तो ट्रेडिशन के हिसाब से जो मैंने कहा था कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और आगे इसको लाइक करें या कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस जब भी आएँ तो आपको वो जो घंटे का बटन होता है वो दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आना चालू हो जाएंगे। और आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। आप नेगेटिव फीडबैक मोस्ट वेलकम, पॉजिटिव फीडबैक देना देखो दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ज़रूर दें कि अगर वो क्या पसंद नहीं आया है, ताकि हम उस पर वर्क करें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।